Hello my dear students, you are welcome in my YouTube channel फिजिक्स गुरु एम कुमार। आज है लेक्चर नंबर 35 चैप्टर सेकंड वैद्युत विभव एवं धारिता का नया टॉपिक आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व दैट इज एनर्जी डेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यानी जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसके बीच जो स्थितिज ऊर्जा है, जो स्थितिज ऊर्जा संचित हुई है उसका ऊर्जा घनत्व कितना है, आज उसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए उससे पहले समझते हैं कि ये ऊर्जा आई कहाँ से। तो देखें, जब समांतर प्लेट संधारित्र को हम आवेशित करते हैं तो इस क्रिया में हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। यही कार्य उस संधारित्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है और ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र के रूप में संचित होती है। देखिए एक शॉर्ट क्वेश्चन में, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच जो ऊर्जा है वो किस रूप में संचित है। तो उसका आंसर आप क्या देंगे, दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र के रूप में संचित होती है। तो वो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहाँ से आई ये समझ चुके हैं। तो ऊर्जा घनत्व का क्या अर्थ है, यानी जो दोनों प्लेटों के बीच, जैसे देखें ये दो प्लेट हैं समांतर प्लेट संधारित्र की, इन दोनों प्लेटों के बीच जो ऊर्जा संचित है उस ऊर्जा को हम अगर एकांक आयतन में देखें, इन दोनों प्लेट के बीच जो आयतन घिरा हुआ है उस आयतन के एकांक आयतन के हिस्से में कितनी ऊर्जा आ रही है वही क्या कहलाएगा, ऊर्जा घनत्व। यानी एकांक आयतन की ऊर्जा घनत्व हो गई। तो जैसे ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज्ड, कई बार ये बात आ चुकी है, बार बार इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है कि ये कैसे चार्ज आए हैं, ये आप कई बार पढ़ चुके हैं। ये वाली प्लेट जो दूसरी प्लेट है संधारित्र की वो ग्राउंडेड है, अर्थ से कनेक्ट है और यहाँ से हम इसको Q चार्ज देते हैं और दोनों प्लेटों के बीच जो स्थान है वो एक ऐसे परावैद्युत पदार्थ से भरा हुआ है जिसका परावैद्युतांक K है और दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस D है, दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस D और इन प्लेट्स का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना है, A। प्लेटों की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। तो देखें इन दोनों प्लेटों के बीच पहले हम ये निकालेंगे कि कुल ऊर्जा है कितनी, फिर एकांक आयतन की ऊर्जा निकाल लेंगे, वही क्या हो जाएगा, ऊर्जा घनत्व। तो पहले चलिए मैं ऊर्जा घनत्व है क्या उसको लिख देता हूँ। समांतर प्लेट संधारित्र की समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच एकांक आयतन में, एकांक आयतन में संचित यानी स्टोर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा घनत्व कहलाती है। ऊर्जा घनत्व कहलाती है। समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा घनत्व कहलाती है। तो पहले टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं, कुल ऊर्जा कितनी होगी। तो उससे पहले देखें हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर
के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये हम ड्राइव कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 33 में हमने इसको निकाला था वैद्युत धारिता का व्यंजक। C बराबर एप्सिलॉन नॉट के ए लिख लो या के एप्सिलॉन नॉट ए किसी तरीके से लिख लो अपॉन डी। अब देखें ये इसकी धारिता का व्यंजक है, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल A है। तो अब यहाँ ये देखिए कि इसकी प्लेटों के मध्य जो वैद्युत स्थिति ऊर्जा होगी, यानी प्लेटों के बीच वैद्युत स्थिति ऊर्जा प्लेटों के बीच कह लो या समांतर प्लेट संधारित्र की वैद्युत स्थिति ऊर्जा कह लो, बात वही है। कैपिटल U से लिख लेते हैं। इसको कैसे निकालेंगे? हाफ CV स्क्वायर से। ये कहाँ से आया? अब आप ये सोच रहे होंगे सर ने ये कैसे लिख दिया। तो देखिए इसको समझते हैं कि हमने पीछे पढ़ा है कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है, जैसे किसी सेप का कोई चालक है, इसको हम आवेश दे रहे हैं Q, तो इसका विभव V हो जाता है। तो इस केस में हमें इस प्रक्रिया में हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। यही कार्य इस चालक पर वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ये हम पहले निकाल चुके हैं और हमने 3 प्रकार से 3 एक्सप्रेशन निकाले थे। वो जो कार्य निकल के आया वही वैद्युत स्थिति ऊर्जा है चालक की। U बराबर हाफ क्यू भी निकाला था, U बराबर हाफ CV स्क्वायर निकाला था, U बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2C निकाला था। ये तीनों अदर डिफरेंट फॉर्म्स हैं, लेकिन तीनों ही इस चालक की वैद्युत स्थिति ऊर्जाएं हैं, जहां V इस चालक का विभव है Q आवेश देने पर और C इस चालक की वैद्युत धारिता है, यानी कैपेसिटेंस है। तो ये चालक के हमने वैद्युत स्थिति ऊर्जा के एक्सप्रेशन निकाले थे। अब आप लोग ये सोच सकते हैं संधारित्र में क्यों लगा रहे हैं? भाई संधारित्र भी तो एक चालक है। अब थोड़ा सा आप ये दिमाग में रखिए कि यही फॉर्मूले किस में लगेंगे, चाहे चालक की वैद्युत धारिता निकालनी हो या चालक की वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकालनी हो या संधारित्र की वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकालनी हो, फॉर्मूले यही रहेंगे, क्योंकि ये भी एक चालक है। थोड़ा सा फर्क दिमाग में रखना है, यहाँ V चालक का विभव है और यहाँ V संधारित्र के केस में क्या हो जाएगा, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर हो जाएगा। चालक के केस में तो ये V चालक का विभव है और संधारित्र के केस में भी एक्सप्रेशन यही रहेंगे और V क्या हो जाएगा, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर। तो यहाँ ये जो V है वो दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर है। फॉर्मूले वही रहेंगे, चाहे वो चालक हो चाहे संधारित्र हो। तो U बराबर हाफ CV स्क्वायर लगाते हैं, तो वैल्यू पुट करते हैं C की ये, तो U बराबर हाफ C की तो वैल्यू ही रखनी है। C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट के A अपॉन D, लेकिन ये हाँ C की वैल्यू रख दी। अब V स्क्वायर क्लियर। अब देखिए हम एक काम करते हैं, U बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट के A अपॉन D, एक ये D है, एक D ऊपर बढ़ा देते हैं तो ये V स्क्वायर अपॉन V अपॉन D का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये कैसे हो गया, D का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया तो एक D यहाँ आ गया, ये वाला एक D नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो D स्क्वायर हो गया। वो D स्क्वायर हमने V के साथ होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। ऐसा इसलिए किया है कि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है, तो ये इससे एक रिलेशन निकल आएगा कि जो दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र है वो E बराबर V अपॉन D होता है। ये आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में जो संबंध है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी और दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर, तो ये E हो गया, तो इसकी जगह E रखेंगे, यानी वैद्युत क्षेत्र है। तो U बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट के A इंटू D और E स्क्वायर। ये वैद्युत स्थिति ऊर्जा आ गई
उस समांतर प्लेट संधारित्र की। अब हमें क्या निकालना है, ऊर्जा घनत्व यानी एकांक आयतन की। अब इस संधारित्र की प्लेटों के बीच जो स्थान है उसका आयतन कितना होगा, तो प्लेटों के बीच आयतन या प्लेटों से घिरा आयतन या प्लेटों के बीच आयतन कितना हो जाएगा, A इंटू डी। ये कैसे हो गया भाई, इसको समझ लें। जैसे देखिए दोनों प्लेट इस तरीके से हैं, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, तो ये स्ट्रक्चर बनेगी। इसका एरिया A है और ये डिस्टेंस D है। तो देखें ये जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से बन रही है, तो इस टाइप की आकृति एक बन जाएगी। यानी चाहे वो घन भी हो सकती है, घनाभ भी हो सकती है अगर प्लेटें वर्गाकार हैं, और फिर वो घन, और फिर डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगी कि ये क्या ये डिस्टेंस बराबर हैं, ये और ये। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी यानी आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, तो ये आयतन हुआ एक तरीके से। दोनों प्लेटों के बीच जो स्पेस है वो इस शेप का होगा, इसलिए मैंने बनाया है कि आप लोग ये कंफ्यूज ना हो कि ये कहाँ से आ गया। ये दोनों प्लेट जो थी उनकी शेप इस तरीके से है, तो आयतन इतना हुआ। तो एकांक आयतन की ऊर्जा कितनी हो गई, अब वो निकालते हैं। चलिए पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब ये हटा देते हैं। तो अब निकालते हैं ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व का अर्थ क्या हुआ, एकांक आयतन की ऊर्जा। ऊर्जा घनत्व बहुत शॉर्ट में लिखता चल रहा हूँ भाई मैं, यानी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व आप डिटेल में लिखा करें। तो इसको छोटे यू से लिख लेते हैं, क्योंकि जो टोटल एनर्जी थी उसको हमने कैपिटल यू से लिखा है। तो एकांक आयतन की ऊर्जा निकालनी है तो कैपिटल यू अपॉन आयतन से डिवाइड कर दिया, आयतन इतना है। तो एकांक आयतन की ऊर्जा निकल आई, वही हमारा ऊर्जा घनत्व हो गया। तो यू बराबर, यू की वैल्यू पुट करिए इस इक्वेशन से, हाफ एप्सिलॉन नॉट के ए इंटू डी ई स्क्वायर अपॉन ए इंटू डी। ये टर्म कैंसिल आउट हो गए। तो ऊर्जा घनत्व कितना आ गया, U बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट के ई स्क्वायर। ये ऊर्जा घनत्व आ गया। अब देखें फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं, कई बार हमने इसको पढ़ाया है कि एप्सिलॉन नॉट इंटू के को हम केवल एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं। ये माध्यम की वैद्युतशीलता है, ये वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता है, और के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि U बराबर हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। अगर प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ नहीं होता, वायु होती, यदि प्लेटों के बीच क्या है, वायु या निर्वात है, तो के बराबर कितना रख देंगे, 1। तो ऊर्जा घनत्व U बराबर कितना आ गया, इस इक्वेशन से के की जगह 1 रखेंगे, तो U बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच जो एनर्जी डेंसिटी है, ऊर्जा घनत्व है, उसका हमने व्यंजक प्राप्त कर लिया। तो आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलेंगे अगले टॉपिक पर जिसका नाम है गोलीय संधारित्र। हमने समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ा, अब पढ़ेंगे गोलीय संधारित्र। ओके, स्क्रीनशॉट। तो बच्चों चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पर, गोलीय संधारित्र, दैट इज स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर। देखिए जब हमने संधारित्र का सिद्धांत पढ़ाया था, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, उस समय हमने ये बताया था कि जो संधारित्र है उसमें 2 चालक होते हैं। एक चालक को ग्राउंडेड कर दिया जाता है, पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया जाता है, और दूसरा चालक यानी जो पहली प्लेट कहलाती है उसको हम आवेश देते हैं। तो हमने ये कहा था कि अगर समांतर प्लेट संधारित्र है
तो उसमें दोनों चालक की शेप समांतर प्लेट होगी और वो समांतर रखी होंगी। और जब गोलीय संधारित्र है तो वही दोनों चालक अब कैसे हो गए, गोले की शेप में दोनों प्लेट होंगी। तो सिद्धांत तो वही है, चाहे वो बेलनाकार संधारित्र हो, चाहे गोलीय संधारित्र हो, चाहे समांतर प्लेट संधारित्र हो, सिद्धांत वही है। प्लेटों का आकार तो अपने धारिता पर डिपेंड करेगा, कितनी बड़ी धारिता का हमें कैपेसिटर बनाना है। तो साइज़ की बात तो धारिता के अकॉर्डिंग होगी, लेकिन गोलीय संधारित्र है तो हमारी प्लेट कैसी होंगी, दोनों गोली। तो देखिए इसकी बनावट समझिए पहले, फिर इसकी धारिता का एक्सप्रेशन यानी व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो गोलीय संधारित्र में सीधी सी बात, दो गोले लेंगे क्योंकि दो चालक होने जरूरी हैं। तो एक गोला जैसे मैं यहाँ बनाता हूँ इसका फिगर साइड से, जैसे एक गोला है, ये चालक है, गोली है। एक गोला और लेंगे, दोनों गोलों के केंद्र एक ही होंगे यानी संकेंद्रीय हैं। दोनों गोलों के जो सेंटर हैं वो एक ही हैं। इस गोले का केंद्र भी यही है और इस गोले का केंद्र भी यही है। भाई बोर्ड थोड़ा स्मूथ है इसलिए गोला बनाने में दिक्कत हो रही है। आप लोग पेंसिल प्रकार का उपयोग करके दो गोले बनाएंगे इस तरीके से और सुंदर सा फिगर बनाइएगा। तो देखें अब इसमें होता क्या है, ये दो गोले हैं जो एक दूसरे के अंदर स्थित हैं और दोनों गोले एक दूसरे को कहीं भी टच नहीं करेंगे, स्पर्श नहीं कर रहे हैं कहीं। और ये जो अंदर वाला गोला है इसको मान लेता हूँ मैं A और बाहर वाले गोले को मान लेता हूँ B। हमारा मेन जो चालक है वो ये है, आवेश हम इसको देंगे। तो देखिए हमने यहाँ से इसको कनेक्ट किया और ये जो वायर हम लेके आएंगे वो इससे भी कनेक्ट हो जाएगा, इसलिए इससे कनेक्ट नहीं करना है, इसलिए यहाँ इंसुलेशन कर देंगे। यानी अब ये वायर इससे टच नहीं हो रहा, किससे टच हो रहा है, केवल अंदर वाले गोले से। तो आवेश हम इस वाले गोले को देंगे। तो देखिए समझते चलिए, जैसे ही हम इसको प्लस क्यू आवेश देते हैं अंदर वाले गोले को, तो प्लस आवेश इस पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। ठीक, प्रेरण की घटना होगी बाहर वाले गोलीय चालक पर, अंदर वाली सतह पर ऋणावेश उत्पन्न होगा। और इतना ही धनावेश बाहर वाली सतह पर, बाहर वाले पृष्ठ पर भी धनावेश उत्पन्न होगा। लेकिन हम इस वाले गोले को पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं, ग्राउंडेड कर देते हैं। तो बाहर जो धनावेश उत्पन्न हुआ था वो पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों से कैसा हो गया, उदासीन। तो अब कुल मिलाकर के यहाँ दो प्रकार के आवेश हैं। पहले चालक A पर धनावेश है और दूसरे गोलीय चालक पर ऋण आवेश है और दोनों की जो मात्रा है वो बराबर होगी, ये प्लस Q और ये माइनस Q। अब देखें ये बन गया हमारा गोलीय संधारित्र। अब इस गोलीय संधारित्र की धारिता कितनी होगी इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हम ये करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि अंदर वाला जो गोला है उसकी त्रिज्या है स्मॉल r मान लेते हैं और बाहर वाले बड़े गोले की त्रिज्या को कैपिटल R मान लेते हैं, सुविधा रहेगी। और ये दोनों गोलों का केंद्र है O और इन दोनों गोलों के बीच में जो रिक्त स्थान है उसमें एक परावैद्युत पदार्थ फुलफिल्ड है पूर्ण रूप से। ये जो गैप है उसको हमने परावैद्युत पदार्थ से भर दिया है जिसका परावैद्युतांक कितना है, K। तो देखें अब हम सबसे पहले विभव निकालते हैं। विभव इस गोले पर विभव निकालते हैं। कायदे में हमें अब क्या निकालना है, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर। तो क्योंकि C बराबर क्या होता है, Q/V होता है। धारिता कैसे निकालेंगे, C बराबर Q/V और V क्या है, दोनों गोलीय चालकों यानी ये दोनों प्लेट हैं। अब ये दोनों प्लेट का कार्य करेंगे दोनों गोले।
इस गोली संधारित्र के यानी दोनों प्लेटों या दोनों गोली चालकों के बीच का विभवांतर है। तो विभवांतर कैसे निकालेंगे? पहले अंदर वाले गोले का विभव निकाल लें, फिर इस वाले गोले का विभव निकाल लें, तो हमें दोनों गोलों का विभवांतर ज्ञात करने में आसानी होगी, या तभी हम विभवांतर निकाल सकेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इस गोले पर यानी गोले ए पर, गोले ए पर प्लस क्यू, खुद का आवेश कितना है? प्लस क्यू। प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, वैद्युत विभव। भाई प्लस क्यू आवेश इसी के पृष्ठ पर है, तो इस पर कितना आवेश होगा? गोले ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव वी ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, क्योंकि इस गोले की त्रिज्या कितनी है? आर है, तो आर लगाएंगे। अब इसी गोले पर एक विभव इस गोले के कारण भी होगा, इस ऋण क्यू आवेश के कारण भी होगा। तो गोले ए पर, गोले ए पर गोले बी के, देखिए भाई मैंने यहाँ गोले लिख दिया है, तो आप लोग एक थोड़ा अच्छी सी भाषा बनाने के लिए यहाँ क्या लिखेंगे? गोलीय चालक ए पर। ये ध्यान रखना, जहाँ जहाँ मैंने गोले लिख दिया है आप लोग क्या लिखेंगे? गोलीय चालक ए पर गोलीय चालक बी के कारण वैद्युत, गोली चालक ए पर गोली चालक बी के, गोली चालक बी के ऋण क्यू आवेश के कारण, ऋण क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव। भाई ये गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सही लगेगा लिखने में। वैद्युत विभव वी ए डैश मान लेते हैं इसको, वी ए डैश बराबर, देखें इसके पृष्ठ पर कितना विभव होगा? गोले बी पर ऋण क्यू आवेश है, तो इसका जो विभव होगा गोले बी के पृष्ठ पर, अगर हम इसको कनेक्ट ना करें पृथ्वी से, तो ऋण क्यू आवेश के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऋण क्यू बटे कैपिटल आर। और हमने एक बात बताई है कि चालक के पृष्ठ पर जितना विभव होता है, अंदर भी हर स्थान पर वैद्युत विभव उतना ही होता है। जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ अ कंडक्टर, चालकों की वैद्युत स्थिति की पढ़ाई थी, उस समय हमने ये बताया था कि गोले के अंदर प्रत्येक स्थान पर, गोले के मतलब यहाँ किससे है? गोला चालक का होना चाहिए, वैद्युत रोधी नहीं है, अचालक नहीं है, कैसा है? चालक है। उस केस में ये बात आ रही है कि चालक, गोलीय चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव उतना ही होगा, समान होगा, और कितना होगा? जितना उसके पृष्ठ पर होता है। तो हर जगह उतना ही है। तो ये ऋण क्यू आवेश इस गोले ए पर, इस स्थान पर भी कितना विभव होगा? जितना इसके पृष्ठ पर होता, यानी कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन कैपिटल आर। ये बात आप लोग समझ रहे होंगे। ये विभव कहाँ होता? ऋण क्यू आवेश के कारण इस गोले के पृष्ठ पर होता, और इतना ही हर एक बिंदु पर अंदर भी होगा। तो उस अंदर के स्थान पर ये गोला भी तो स्थित है, तो इतना ही विभव यहाँ है। तो इस पर दो विभव हुए, एक तो स्वयं के आवेश प्लस क्यू के कारण, और एक इसके ऋण क्यू आवेश के कारण। तो इस गोले ए का जो नेट विभव हुआ, कुल विभव निकाल लेते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो गोले या गोलीय चालक ए का कुल वैद्युत विभव वी ए बराबर, अब वी ए हमने यहाँ भी लिख दिया था भाई, तो इसको ऐसा कर लेते हैं, कुछ डिफरेंट सिंबल देते हैं। वी ए मान लिया था, ऐसा करते हैं, VA1 कर लेते हैं और इसको VA2 कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, VA1 प्लस VA2। तो वैल्यू रखते हैं, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। देखिए दोनों जब वैल्यू आप यहाँ रखेंगे
तो जो टर्म कॉमन आ रहा है मैं ले लेता हूँ। देखिए एक तो Q कॉमन आ रहा है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आएगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन R माइनस यहाँ से कैपिटल माइनस 1 अपॉन कैपिटल R। वैल्यू पुट करने के बाद कॉमन लेंगे तो इतना आ जाएगा, ये आ गया VA, यानी गोली चालक A का विभव। अब देखिए जो B गोला है वो पृथ्वी से कनेक्टेड है और पृथ्वी का विभव शून्य होता है, इसलिए इस गोले का विभव शून्य हो गया, यानी गोलीय चालक B का विभव, गोलीय चालक B का विभव V बराबर कितना हो गया 0। आगे आप लिख देंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गोलीय चालक B पृथ्वी से संबंधित है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, और पृथ्वी का विभव शून्य होने के कारण इसका विभव भी शून्य हो गया। तो देखें अब दोनों गोलों के बीच हम वैद्युत विभवांतर निकाल लेते हैं। दोनों गोलों के बीच विभवांतर कितना हुआ? गोलीय चालकों A व B के बीच वैद्युत विभवांतर V बराबर VA माइनस VB बराबर VA माइनस 0 बराबर VA बराबर कितना? जितना VA था ये आ गया 1 Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन, इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, माइनस 1 अपॉन कैपिटल R। क्लियर? बराबर देखिए एलसीएम ले लेते हैं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू R, एलसीएम आ गया तो यहाँ कैपिटल R आएगा, यहाँ माइनस R आएगा, ये आ गया V। अब गोलीय संधारित्र की धारिता, गोलीय संधारित्र की धारिता C बराबर Q अपॉन V। तो V की वैल्यू रखते हैं, तो C बराबर Q इंटू V नीचे है पलट के लिखते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R कैपिटल R अपॉन Q R माइनस स्मॉल r, Q से Q कैंसिल आउट। अब मैं यहाँ लिखता हूँ तो वैद्युत धारिता कितनी आ गई? C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R बटे R माइनस R। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। गोली संधारित्र की धारिता का ये व्यंजक आ गया। लेकिन भाई थोड़ी सी मिस्टेक मुझसे हो गई, आप ज़रा विचार कीजिए, वो एक मिस्टेक हो चुकी है। अब मैं थोड़ा सा समय देता हूँ आप लोगों को, इस पर गौर करिए मिस्टेक कहाँ है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मिस्टेक पता लग गई होगी। सिली मिस्टेक है। देखिए हमने ये माना था कि दोनों गोलों के बीच में परावैद्युत पदार्थ भी भरा हुआ है, तो यहाँ के लगाना भूल गए थे। ये वायु या निर्वात के लिए है, गलत कुछ नहीं हुआ है। अगर हम ये मान के चलें कि यहाँ वायु या निर्वात है तो यही सब चलेगा, K1 रहेगा। लेकिन हम ये मान के चले हैं कि प्लेटों के बीच जो परावैद्युत है उसका परावैद्युतांक K है, तो यहाँ K लगाना रह गया, तो ये लगा लीजिए। यहाँ भी K, वायु या निर्वात होता तो K नहीं लिखते, कोई दिक्कत नहीं थी भाई। जहाँ जहाँ एप्सिलॉन लिखा है उसके आगे K और लिख दें आप लोग। ये आ गया, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा K
4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। और अभी जो आया था, अब यहाँ लिख दें वायु या निर्वात है तो K1, तो सब सही है, तो वही रहेगा, कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। अगली लाइन में आप क्या लिखेंगे, वायु या निर्वात, यानी दोनों गोलीय चालकों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं है, वायु है या निर्वात है, तो K बराबर 1, तो K हट जाएगा, तो यही रहेगा। तो आप लोग अब इसको सही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, सब जगह मैंने कर दिया है, रह गया हो तो आप बढ़ा लेना। ये ठीक, ओके, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों, आज के लेक्चर में केवल इतना ही। अब यहाँ पर हम गोलीय संधारित्र भी कंप्लीट कर चुके और समांतर प्लेट संधारित्र भी हो चुका। अब हमें यही 2 प्रकार के संधारित्र पढ़ने थे अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस। अब हम बात करेंगे कि संधारित्रों को कैसे जोड़ा जा सकता है। जैसे आपने 10th में पढ़ा था कि हम प्रतिरोधों को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, वैसे ही हम अब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में कैसे जोड़ेंगे और उनकी तुल्य धारिता कितनी होगी और किस केस में हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और कब हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई श्रेणी क्रम में जोड़ने की आवश्यकता कब पड़ेगी और समांतर क्रम में जोड़ने की आवश्यकता कब पड़ेगी। तो यहाँ तक आप लोग इसको कंप्लीट करिए और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय।